हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और राघव अपने ड्यूटी से आकर अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था। राघव यहाँ एसीपी के पद पर तैनात था। एक सप्ताह पहले ही वो यहाँ ज्वाइन किया था। दिखने में लंबा, हैंडसम और स्मार्ट था। एक परफेक्ट पर्सनैलिटी थी उसकी। उसने अपना रूम अपने थाने से कुछ दूर पर ले रखा था, जहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी कम था। उसे शांत जगह पर रहना ज़्यादा पसंद था। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर मीठी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मेरी जान, अभी तक सोई नहीं? 12 बज चुके हैं रात के। उधर से आवाज़ आई, तुम भी तो जग रहे हो? फिर मुझे कैसे नींद आ जाती? जानवी, जो राघव की प्रेमिका और फ्योंसन थी, या यूँ कहे कि उसकी पूरी लाइफ, दोनों में बेइंतहा मोहब्बत था। दोनों की फैमिली ने उनकी मोहब्बत को मंजूर कर लिया था। जहां राघव एक बहुत बड़े राजनेता और समाज सेवक मिस्टर रमाकांत दुबे का बेटा था, वहीं जानवी उनके जिगरी दोस्त मिस्टर अनिल चौबे की बेटी थी। राघव का बचपन का ही सपना था पुलिस ऑफिसर बनना, इसलिए उसके पापा उसके सपने के कभी खिलाफ नहीं रहे, हमेशा अपने बेटे का साथ दिया। राघव अपने पुलिस की ट्रेनिंग खत्म कर यहाँ पहली बार सिवान, बिहार में ज्वाइन किया था। जानवी ने पूछा, और जनाब, कैसी रही आपकी ड्यूटी? राघव ने कहा, अधूरी सी। यहाँ तुम जो नहीं हो, इसलिए दिमाग तो यही है, लेकिन दिल तुम्हें ढूंढता है। अच्छा, फिर अकेले क्यों छोड़कर चले गए मुझे? साथ में लेकर जाते। ले जाऊंगा, वो भी रस्मों और कस्मों के साथ। तभी जानवी पूछती है, और ये न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं कि सिवान में लड़कियां गायब हो रही है? कैसे? राघव कहता है, अभी मैं भी तो वही केस स्टडी कर रहा था। यहाँ लड़कियों का रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है। और जानती हो ताजुब की बात क्या है? कि जो भी लड़कियां हैं वो 18 साल से कम हैं। बात करते करते राघव अपने कमरे से बाहर आ जाता है। तभी उसकी नज़र अपने घर के सामने जो हाईवे थी, उसके उस पार एक लड़की रेड कलर की सूट में बारिश में भीगते हुए ठिठुर रही थी। राघव ने जब घड़ी देखा तो 1 बजने वाले थे। वह मन में सोचता है, इतनी रात को अकेली ऐसी सुनसान जगह पर यह लड़की कौन हो सकती है? राघव अपने मन में सवाल करता है। जानवी ने पूछा, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? नींद आने लगी क्या तुम्हें? राघव ने कहा, जानवी, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। बाय एंड गुड नाइट। यह बोल राघव कॉल कट कर देता है और वो लड़की की तरफ अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। उस लड़की का चेहरा उसके खुले घने उड़ते बालों से ढक जा रहा था। राघव उसके पास जाकर पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? लड़की अपने बालों को संवारते हुए अपने चेहरे से हटाकर राघव की तरफ देखा तो राघव उससे बस देखते ही रह गया। वह लड़की की बड़ी और गहरी नसीली आंखें, गोरे गुलाबी गाल, सुर्ख लाल होठ, उसकी खूबसूरती देख चांद भी शर्मा जाए। राघव ने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की देखा ही नहीं था। वो अपने होश खो बैठा था, बस उसे एक नज़र से निहारे जा रहा था। वो पूछी, जी, आपने मुझसे कुछ कहा? उसने गौर किया कि राघव उसे देखकर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। उसने फिर से पूछा, जी मिस्टर, मैं आपसे ही कुछ पूछ रही हूँ। राघव जल्दी से रिप्लाई करता है, जी, मैं यह कह रहा था कि इतनी रात को अकेली ऐसी सुनसान जगह पर, वो भी बारिश में भीगते हुए, आप यहाँ कर क्या रही हैं? लड़की ने कहा, वेट कर रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड का। राघव ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। आप एक काम कीजिए, इस रोड के उस साइड मेरा क्वार्टर है, आप वहाँ चलिए। जब आपका बॉयफ्रेंड यहाँ आएगा तो फिर आप चले जाइएगा। लड़की ने पूछा, क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? अकेले समझकर फ़ायदा उठाना चाहते हो? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। वह बोला, देखो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ का एसीपी मिस्टर राघव दुबे हूँ। ऐसे भी आपकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। बात मानो, कुछ भी गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। लड़की राघव की बातों को इग्नोर कर देती है। राघव उससे फिर कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। तुम मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाओ, पता तो करो कि कब तक यहाँ पहुँचेगा। लड़की ने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं है, वह जल्दी के चक्कर में मेरे हाथों से कहीं गिर गया, मुझे बस उसका नंबर याद है। राघव ने कहा, ठीक है, मैं नंबर डायल कर देता हूँ। राघव ने नंबर डायल किया।
लेकिन नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। राघव उस लड़की के साथ वहीं रुका रहा। काफ़ी देर बाद भी वहाँ जब कोई नहीं आया तो लड़की काफ़ी इमोशनल हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर गई थी। राघव समझ गया कि लड़के ने उसे धोखा देकर भाग गया। राघव ने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। लड़की ने कहा, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। राघव ने उसे समझाकर अपने क्वार्टर पर लेकर आया। लड़की रोते हुए बोली, मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वह बोला, देखो कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, तुम एक उसके खिलाफ एफआईआर कर दो। बताओ तो तुम, कैसा दिखता है वो, कहाँ रहता है, मैं उसे घसीटकर तुम्हारे पास लाऊंगा। लड़की ने कहा, नहीं, मैंने उससे प्यार किया है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, अपने प्यार को बदनाम नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे भूलकर खुश है तो मैं भी खुश रहना सीख जाऊंगी। वह बोला, तुम आराम करो, सुबह देखते हैं कि आगे क्या करना है। राघव दूसरे कमरे में सोने चला गया। बार बार करवटें बदल रहा था। वो खुद से ही कहता है, कितना बेवकूफ लड़का है, कोई ऐसी खूबसूरत लड़की को ऐसे धोखा देकर भागता है क्या? पर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? उसकी खुशबू, उसकी खूबसूरती मुझे क्यों मदहोश कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। मैं सिर्फ जानवी से प्यार करता हूँ। वह कसकर अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। सुबह हो जाती है। राघव ने पूछा, मुझे कुछ देर में ड्यूटी पर निकलना है, तुम कहो तो मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सॉरी, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। लड़की बोली, मेरा नाम मंदिरा है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ हूँ। सोचा था कि शादी करके अपनी नई परिवार बनाऊंगी, लेकिन वो सारे सपने अधूरे रह गए। यदि आप बुरा ना माने तो जब तक मैं अपना कोई ठिकाना नहीं ढूंढ लेती, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं घर का सारा काम कर दूंगी, जो भी आप कहें। यह सुन वह असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन मंदिरा का उदास चेहरा देख हाँ कर देता है। ठीक है, तुम आराम से रहो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो, मैं वापस आकर मिलता हूँ। यह बोल वह निकल जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कुछ बेचैन कर रही थी, जो वह समझ नहीं पा रहा था। तभी जानवी का कॉल आता है। राघव कॉल उठाता है तो वो कहती है, मैं कॉल ना करूँ तो तुम तो मुझे कॉल भी नहीं करते हो, मेरी याद नहीं आती क्या? राघव ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरी ड्यूटी कैसी है और तुम्हारी याद बहुत आती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जानवी को राघव की जवाब सुन थोड़ा अजीब लगता है। वो खुद से कहती है, राघव इतना वियर्ड साउंड क्यों कर रहा था, जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इधर राघव को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं जानवी को मैंने सच बताया, क्यों उससे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे उसे सच बताना होगा। वह यह निश्चय कर लेता है, लेकिन वह जानवी को सच बताने के लिए कुछ कह नहीं पाता है। मंदिरा की सुंदरता की माया और उसके तन की खुशबू राघव को अपनी तरफ खींच रहा था। 2 सप्ताह ऐसे ही गुजर गए। जानवी सोचती है कि क्या हो गया है राघव को, इतना भी क्या बिजी होना, ना मुझे कॉल करता है ना ही मेरा फ़ोन उठाता है। तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजती है। देखती है तो राघव की मम्मी का फ़ोन था। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? उधर से वो कहती हैं, बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? इधर घर भी नहीं आ रही हो। मैं भी ठीक हूँ आंटी। जानवी कहती है, हाँ आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी बिजी हूँ, घर जरूर आऊँगी। तभी आंटी पूछती है, बेटा क्या तुम्हारी राघव से बात हुई है? आप ऐसे क्यों पूछ रही हो आंटी? दरअसल बेटा 2 सप्ताह से हमारी राघव से बात ही नहीं हुई है, और तुम तो जानती हो राघव के पापा को, उन्हें अपने समाज सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलता है। कहती हूँ तो कहते हैं कि राघव कोई बच्चा थोड़ी ही है, जब उसे समय मिलेगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा, जो तुम इतना उसकी चिंता करती रहती हो। लेकिन क्या करूँ बेटा, माँ हो ना, इसलिए उसकी चिंता से मुक्त नहीं हो पाती हूँ। इसलिए सोचा कि तुमसे पूछ लूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे बिना बात किए वो रह नहीं सकता है। जानवी उनकी बात सुन सोच में पड़ जाती है। यदि मैंने इन्हें कुछ भी कहा कि मेरी भी राघव से बात नहीं हो पाई है, तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, और आंटी की तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं रहती है। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ आंटी, आपके फ़ोन आने से पहले मेरी उससे बात ही हो रही थी। मुझसे भी बात बहुत कम ही हो पाता है। कहता है कि वो वहाँ काफ़ी बिजी हो गया है। सिवान में एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है,
रहस्यमय तरीके से लड़कियों की मौत हो रही है, जिससे पूरा सिवान में दहशत पैदा हो गई है। ऊपर से उस पर मीडिया, पब्लिक का काफी प्रेशर है, इसलिए हमें टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन मैं उससे कहूंगी कि ऐसा भी क्या बिजी होना कि आपसे भी बात ना हो पाए। आंटी ने कहा, नहीं बेटा, उसे परेशान मत करना। तुमसे बात हो गई तो मैं भी अब निश्चिंत हो गई हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। रखती हूँ। जानवी की आंखें नम हो गई थी। जो राघव चाहे कितना भी बिजी हो, अपनी जानवी से बिना बात किए नहीं रह सकता था। और आज उसकी जानवी उससे बात करने के लिए तरस रही थी। यह सोचते ही उसके आंसू से उसके गाल गीले हो गए। इधर राघव की जिंदगी में मंदिरा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। राघव जब भी अपनी ड्यूटी से वापस अपने कमरे में आता तो उसका पूरा कमरा मंदिरा की खुशबू से महक जाता और वह खुशबू उसे मदहोश कर देती। राघव मंदिरा से कहता है, तुम्हारी यह खुशबू मुझे पागल करती है। जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारी खुशबू मेरे साथ चलती है। एक पल के लिए भी मुझे इससे आज़ादी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों है मंदिरा? मुझे क्या हो रहा है? मंदिरा उसके बहुत करीब आकर अपना एक हाथ उसके दिल पर रखकर कहती है, अपने दिल से पूछो, शायद आपको कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? मेरी आंखों में देखो राघव, आपको आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। राघव जब मंदिरा की आंखों में देखा तो वो सब कुछ भूल जाता है। बस उसमें वह कहीं खो सा जाता है। वह मंदिरा के कमर को कस के पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को जैसे ही चूमना चाहा, उसके दरवाजे की घंटी बजती है और मंदिरा को वह गौर से देखता है। मैं देखता हूँ कि कौन है और अभी कौन हो सकता है। लेकिन मंदिरा के चेहरे का भाव गुस्से में बदल गया था, जैसे कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस वक्त कोई भी उसके खूबसूरत पल में बाधा बने। राघव दरवाजा खोलकर देखा तो उसके थाने के 2 कांस्टेबल खड़े थे। वह पूछा, क्या हुआ तुम दोनों इस वक्त? सर, हम आपको कब से कॉल लगा रहे हैं, आपका कॉल ही नहीं लगता है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मनोज सर भी है, गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं। वह पूछा, कोई समस्या है क्या? ठीक है, चलो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। यह कहकर राघव उनके पीछे जाता है। तभी मनोज उसे देखकर कहता है, जय हिंद सर। क्या हुआ मनोज? मनोज बोला, सॉरी सर, आपको इस तरह से परेशान करने के लिए। सर, सुबह हमारे थाने में एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। डिटेल लेने के बाद हमारी टीम सर्च ऑपरेशन में लगी थी। हमने काफ़ी सर्च किया। राघव पूछता है, तो क्या वो मिल गई? और कैसी है अब वो? सर, मिल तो गई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी। क्या? हाँ सर, जहाँ उसकी बॉडी मिली है वह रास्ता जंगल की तरफ ही जाता है। फोरेंसिक टीम पहुँच गई है और साथ में मीडिया भी। सर, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। दूर खड़ी चुपके से मंदिरा उनकी सारी बातें सुन लेती है। राघव डेथ स्पॉट पर पहुंचता है। बॉडी का जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। मीडिया राघव को घेर कर सवाल करने लगती है, सर, आपकी टीम कर क्या रही है? पूरे 1 महीने से यहाँ लड़कियों का रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है और पूरी पुलिस आराम से बैठी हुई है। इन मौतों का रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? राघव कहता है, हम सर्च कर रहे हैं, जल्दी हम उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। तब तक प्लीज आप लोग शांति बनाकर रखें, बेवजह की अफवाह मत फैलाइए। मनोज कहता है, सर, अब तक जितनी हमें मिसिंग लड़कियों की बॉडी मिली है उनमें सिर्फ एक ही कॉमन बात है, उनकी बॉडी का सारा खून निकाल लिया गया है बिना उनकी बॉडी को हार्म किए हुए। और बहुत ही अजीब केस है सर, अब तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है हमारे। राघव कहता है, मनोज, हमें स्टार्टिंग से सोचना होगा। मेरे आए हुए यहाँ 1 महीना हो गया और इन लड़कियों का इस तरह से मरना भी 1 महीना हो गया है। सारी की सारी लड़कियाँ 18 साल से कम की है और कुंवारी भी है। बॉडी को किसी भी तरह से हार्म नहीं किया गया है, बस उनकी बॉडी के खून का एक एक कतरा चूस लिया गया है, जिससे उनकी बॉडी काली पड़ गई थी। आखिर मोटिव क्या हो सकता है कातिल का? मनोज कहता है, सर, यह हमारी जिंदगी का पहला ऐसा केस है। सारी लड़कियों का मौत काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुई है। समझ में नहीं आता है सर कि बिना बॉडी को छुए उनके सारे खून कैसे और किस तरह से निकाला होगा कातिल ने। राघव कहता है, यही बात तो हमें भी हैरान करी है, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ करके नहीं बैठ सकते हैं। इससे पहले कि कातिल फिर कोई अपना दूसरा शिकार ढूंढे, हमें उससे पहले उसे पकड़ना होगा। अभी काफ़ी रात हो गई है।
कल हम फिर से डेथ स्पॉट के दोबारा जांच पड़ताल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ कोई सबूत जरूर मिलेगा। मनोज ने कहा, सर, सभी का डेड बॉडी हमें जंगल वाले एरिया में ही मिली है और ये सारी लड़कियां वही है जो गरीब है और जंगल में लकड़ी लाने जाती है। ठीक है, तो कल हम फिर से शुरुआत करते हैं। चलो फिर तुम निकलो, कल मिलते हैं। मनोज कहता है, सर, आपका कॉल नहीं लगता है, एक बार नेटवर्क चेक करा लीजिएगा अपने एरिया का। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, सभी का यही शिकायत है, लगता है कि मुझे सीधे कंपनी से बात करनी पड़ेगी। यह कह दोनों हंस देते हैं। उस समय राघव की फोन की रिंग बजती है। यह लो मनोज, नेटवर्क वापस आ गया, तुम निकलो, मैं चला जाऊंगा। देखा तो जानवी का कॉल है। राघव गहरी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, जानवी। जानवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। राघव बस जानवी की बातें शांत होकर सुने जा रहा था। तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती, लेकिन मैं हर रोज़ हर पल तुम्हारी याद में तड़पती हूँ। यदि मुझे मालूम होता कि तुम्हारी ड्यूटी हमारे बीच में दूरियां पैदा कर देगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेती। जानवी की आंखें कहते कहते भर गई थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। राघव भी उसकी बातें सुन भावुक हो रहा था। वह बोला, तुम रो रही हो? सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे भी नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह ज़रूर जानता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी वश में नहीं होती है। इधर मंदिरा राघव का इंतज़ार कर रही होती है, पर राघव को वापस न आते हुए देख बेचैन हो जाती है। यह राघव अब तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे अब खुद ही उसे ढूंढने जाना होगा। जानवी कहती है, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, तुमने तो उनसे भी बात करना छोड़ दिया है। वो काफ़ी तुम्हारी चिंता कर रही थी। तुम्हें टाइम मिले तो उन्हें कॉल कर लेना। मालूम नहीं राघव, हम सबसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम हम सबसे दूर चले जा रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता राघव कि जो राघव अपनी जानवी से बिना बात किए एक पल भी नहीं रह सकता था, वह अपनी जानवी से बात किए हुए कई दिन कई सप्ताह भी रह सकता है। मैं तो तुमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मुझे खुद देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं राघव, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे अपने दिल की बात, अपनी समस्या मुझसे कह सकते हो, तो वह दिन का मैं इंतज़ार करूँगी। रखती हूँ। रुको जानवी, फ़ोन मत रखना, मुझे आज तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या हम पूरी रात बात कर सकते हैं? जानवी ने पूछा। क्यों, तुम्हें आज सोना नहीं है? राघव ने कहा, सोना तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आज बहुत दिन बाद तुमसे बात करने का मौका मिला है और यह पल मैं खोना नहीं चाहता हूँ। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि राघव ने जब अपने सामने देखा तो मंदिरा थी। वह मंदिरा को देख हैरान हो जाता है। मंदिरा उसके सीने से लग जाती है और उसकी खुशबू राघव को फिर से अपने वश में कर लेती है। राघव बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर लेता है। जानवी दुखी हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया है राघव? अभी तो पूरी रात बात करने की कह रहे थे और ऐसे ही बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर दिए। राघव मंदिरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गई मुझे ढूंढते हुए? मेरा थोड़ा भी इंतज़ार नहीं कर पाई। वह कहती है, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतज़ार किया है। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे पाताल भी जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। अब धीरे धीरे राघव और जानवी की राहें अलग होने लगी थी। जहाँ राघव दिन में केस में बिजी रहता और रात मंदिरा की बाहों में गुजारता, वहीं जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। लेकिन उसने राघव से मिलने का सोच लिया। अब बस बहुत हुआ लुका छुपी का खेल, मुझे राघव से सामने से बात करना होगा। वह राघव से मिलने के लिए सिवान निकल जाती है और उसके एड्रेस पर पहुंचती है। एड्रेस तो यहीं का लग रहा है, लेकिन राघव को ऐसी जगह पर क्वार्टर लेने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, वो भी शहर से बाहर। आई होप कि वो घर पर ही हो। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। मंदिरा और राघव एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। मंदिरा कहती है, हमेशा गलत टाइम पर कौन आ जाता है। राघव दरवाज़ा खोलता है तो सामने जानवी को देख हैरान हो जाता है। जानवी, तुम यहाँ? जानवी को उसे इतना हैरान देख थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो राघव को बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है तो सामने मंदिरा उसे दिख जाती है और घर में एक महक उसे परेशान कर देती है।
वहाँ का नज़ारा देख वो सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा था। मंदिरा की आंखें लाल हो गई थी जानवी को अपने सामने देखकर। जानवी उल्टे पैर बिना कुछ कहे जाने लगी, तभी उसे राघव रोकने की कोशिश करता है तो मंदिरा उसका हाथ पकड़ लेती है और यह देख जानवी का दिल भर जाता है। वह बाहर निकल जाती है। राघव मंदिरा के हाथ से अपना हाथ को हटाते हुए कहता है, मुझे उससे बात करना होगा मंदिरा। वह जानवी के पीछे जाने लगता है। रुको जानवी। जानवी के कदम रुक जाते हैं। बिना मुझे भला बुरा कहे कहाँ जा रही हो? तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर झकझोर रही है। जानवी कुछ तो कहो, चाहो तो थप्पड़ लगा लो, मुझे चिल्ला लो, चीख लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। जानवी की आंखें आंसू से भर गई थी। बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन राघव के धोखे ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। वह बस राघव की आंखों में खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह अपने फिंगर से राघव की दी हुई रिंग निकालकर उसे, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, जो उनके प्यार की पहली निशानी थी, राघव की हथेली पर रखना चाहा। तभी मंदिरा हाथ आगे बढ़ाते हुए अंगूठी जानवी के हाथों से ले लिया। जानवी हैरानी से मंदिरा और राघव को देखते रही, लेकिन राघव कुछ नहीं कह पाया। आंसुओं की कुछ बूंदें राघव की हथेलियों पर जा टपकी। वो टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गई। राघव चाहकर भी उसे नहीं रोक पाया, बस उसे जाते हुए देखे जा रहा था। जानवी की जुबान ने चाहे कुछ न कहा हो, लेकिन उसकी आंसुओं ने बहुत कुछ कह दिया था। मंदिरा ने राघव से कहा, इस अंगूठी पर बस मेरा हक है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो तुम जानवी से नहीं कह पाए वह बात वो खुद ही समझ गई, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। मेरी आंखों में देखो राघव। वह फिर उसकी आंखों में देखा तो कहीं खो जाता है। जानवी भी अपने घर पहुंच खुद को कमरे में बंद कर फुट फुट कर रोने लगती है। उसे ऐसी हालत में देख उसके मम्मी पापा घबरा जाते हैं। जानवी बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो राघव से मिलने गई थी ना? उसके पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तेरे पापा तेरे साथ है, एक बार दरवाजा खोल बेटा, हमें तेरी चिंता हो रही है। जानवी ने काफी कहने पर दरवाजा खोला। उसकी आंखें रोने से सूज गई थी। उसकी हालत देख किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जानवी अपनी मम्मी के गोद में अपना सिर रखकर सो गई। इधर मंदिरा राघव को सोते हुए देख रात के 12 बजे जंगल की तरफ निकल गई। वहां कुछ दूरी पर एक विशाल पहाड़ था, जिसके अंदर एक गुफा बनी हुई थी। वह उसके अंदर चली गई। वहां किसी भयानक, खूंखार, डरावना राक्षस की बड़ी प्रतिमा थी। मंदिरा ने उस प्रतिमा को प्रणाम किया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी सी लग रही थी कि आसपास जंगल में जानवर उसकी आवाज सुन छुप गए। वो बहुत कुरूप और भयानक दिखने लगी। वह प्रतिमा के पास खड़े होकर कह रही थी, बस मैं अब अपनी योजना में कामयाब होने वाली हूँ मालिक। सालों पहले जो ना हो सका, अब मैं उसे पूरा करूंगी। तुमसे किया हुआ वादा और तुम्हारी दी हुई वरदान के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है। मैं राघव को देखते ही पहचान गई थी कि वह वही है जिसकी मैंने सालों इंतजार किया है। झूठी कहानी बनाकर उसके घर में, उसकी जिंदगी में मैं दाखिल हो गई हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, सिवाय आपके और मुझे छोड़कर, और किसी को मालूम होना भी नहीं चाहिए। मैं पिशाचनी हूँ, प्रेम पिशाचनी, जो कुंवारी लड़कियों का खून पीकर अपनी यौवन को नया करती है। 200 सालों से मैंने अपनी खूबसूरती को संभाल के रखा था, सिर्फ राघव के लिए मालिक। अब हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। मुझे अब राघव के परिवार में एंट्री करनी होगी। राघव को यहाँ से मुझे दूर ले जाना होगा, कहीं वो केस सॉल्व करते करते मुझ तक ना पहुँच जाए। मुझे अब उससे विवाह करना होगा, तभी हम अपनी योजना में सफल हो पाएंगे। बस हमारा इंतजार खत्म होने वाला है मालिक। उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पिशाचनी और सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। और आप, जो आप चाहे मालिक। मैं तो एक पल के लिए घबरा गई थी मालिक कि कहीं वो जानवी मेरे सारा खेल खराब ना कर दे, लेकिन बेवकूफ लड़की खुद ही मेरे रास्ते से हट गई। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। बेचारी, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं उसके राघव के साथ क्या करने वाली हूँ। जानवी की माँ की नज़र जानवी की फिंगर पर पड़ती है। वह अपने पति अनिल चौबे से कहती है, सुनिए जी, इसकी एंगेजमेंट रिंग कहाँ गई? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। यह दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं? अनिल बोले, मैं क्या बोलूँ,
सोने दो अभी से, उठेगी तो बात करता हूँ। इधर मंदिरा वापस लौट आती है। राघव गहरी नींद में सो रहा था। वह राघव के पास बैठकर उसे बड़े प्यार से निहारती है और उससे कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो राघव, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर वापस लौटोगे, लेकिन इस बात का मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम उस जानवी से प्यार करते हो। अच्छा हुआ वो खुद ही हमारे रास्ते से हट गई, वरना मैं तो उसकी जान ले लेती। सुबह हो गई। जानवी की नींद खुल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह कल उसने जो भी देखा वह कोई बुरा सपना था। उसकी आंखें दर्द से भर जाती है। अपनी आंखें बंद करके वह राघव को याद करके रोने लगती है। तभी उसके कमरे में उसके मम्मी पापा आते हैं। जानवी बेटा, उठ गई? बेटा कैसी हो तुम अब? हमें बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। जानवी ने कहा, मैं ठीक हूँ पापा, सिर थोड़ा भारी लग रहा है। अनिल उसे अपने पास बैठाकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, तुम जानती हो बेटा कि तुम मेरी जान हो। मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कल जो तेरी हालत हमने देखा है वो हमें परेशान कर रहा है। इसलिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम में तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। जानती हूँ पापा, और यह भी जानती हूँ कि आप दोनों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सच यह है कि मुझे खुद ही यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि इन दिनों में मेरे साथ क्या हो गया है और क्यों हो गया। मुझे कुछ वक्त चाहिए पापा। जैसे ही मैं खुद को समझा लूँगी फिर आप दोनों को सब कुछ बता दूँगी। ठीक है बेटा, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना। राघव की नींद खुली तो उसने देखा सामने मंदिरा मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? राघव, मुझे आपसे कुछ कहना है। राघव उसका हाथ पकड़ रोमांटिक अंदाज में अपनी तरफ खींचते हुए पूछता है, तुम जो कहो मैं सब सुनूंगा। राघव, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तुम अपनी फैमिली से मुझे कब मिलवाओगे? यह सुन राघव कहता है, मुझे ड्यूटी जाने में देर हो रही है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। रेडी होकर वह अपने ड्यूटी पर निकल जाता है। यह सुन मंदिरा की तौलिया चढ़ जाती है। वह बोली, पूरी तरह से राघव मेरे वश में नहीं है। घर के अंदर वो भले ही सब कुछ भूल जाता है, लेकिन बाहर मेरी माया उस पर कम हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका दिल जानवी के लिए अभी भी धड़कती है। मुझे अब राघव को पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए उससे जल्दी शादी करनी होगी। इधर राघव ड्यूटी जाने वक्त गाड़ी चलाते हुए कल की घटना को याद करता है। उसके जेहन में सिर्फ जानवी आ रही थी। मैंने जानवी के साथ सही नहीं किया। अब तक तो घर वालों को भी सच पता चल गई होगी, लेकिन अभी तक किसी का कॉल क्यों नहीं आया? क्या जानवी ने किसी को कुछ नहीं बताया है? मुझे जानवी से बात करनी चाहिए। वो फ़ोन उठाकर जैसे ही कॉल करना चाहा, उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया। वो जल्दी से ब्रेक लगाया तो देखा कि एक साधु खड़ा था। वह बाहर निकलकर उनसे पूछता है, बाबा आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? साधु उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। वह बोला, बेटा जिस राह पर तू जा रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, संभल जा, अभी भी समय है। अब तक तेरी रक्षा किसी का सच्चा प्रेम कर रहा है, उसकी दुआओं में बहुत ताकत है, इसलिए अब तक तू जिंदा है। लौट जाओ उसके पास, भगवान तेरी रक्षा करे। राघव को साधु की कोई भी बात समझ में नहीं आया, लेकिन उसका मन भारी हो चला था। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिरा खड़ी थी। वह उसे देखकर डर गया। तुम यहाँ कैसे? वो भी इतनी जल्दी? राघव, आपकी पर्स छूट गई थी, वही लौटाने आई थी। देखा कि आप किसी से बात कर रहे थे। कौन था वह और क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपको? राघव ने कहा, कुछ नहीं, मुझे तो उनकी कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। चलो तो फिर मैं तुम्हें क्वार्टर तक छोड़ देता हूँ, फिर ड्यूटी वापस चला जाऊँगा। नहीं, आप ड्यूटी जाओ, आपको देर हो रही होगी। मुझे कुछ काम है, वह करके मैं वापस लौट जाऊँगी। राघव गाड़ी में बैठ निकल जाता है। इधर मंदिरा उस साधु के पीछे लग जाती है और वह पीछे से आवाज़ देती है, बाबा। यह सुन साधु के कदम रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिरा अपनी पिशाचनी रूप में थी। वो बहुत ही भयानक और डरावनी सी दिख रही थी। वह गुस्से से बोली, तूने सही नहीं किया बुढ़े, मेरे राघव को बरगला रहा था। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी तुझे प्रायश्चित करनी होगी, वो भी अपनी जान देकर। साधु उस पर हंसते हुए बोला,
तेरे हाथ से यदि मेरे प्रभु ने मेरी मृत्यु लिखी है तो मुझे मंजूर है। साधु मौत से नहीं डरते हैं, पर डर तो मुझे तेरी आंखों में दिख रही है पिशाचिनी। बता, तू किस मकसद से उस बंदे के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि पिशाचिनी कभी अपना शिकार जिंदा नहीं छोड़ती है, लेकिन वह अभी तक तेरे चंगुल में रहकर भी जिंदा है। बता, तेरा क्या मकसद है? उसका अभी तक जिंदा रहना, यानी कि तेरा मकसद बहुत भयानक और खतरनाक है। यह सुन मंदिरा जोर जोर से हंसने लगती है। सही कहा बुढ़े, तूने जब यह मालूम कर लिया कि वो मेरे चंगुल में है तो यह भी पता कर लेता कि मेरी मकसद क्या है। जब तक मेरी मकसद कामयाब नहीं होती, जब तक मेरे बदले पूरे नहीं होते, तब तक कोई भी मेरे रास्ते में मेरी बाधा बनकर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और वह जल्दी से साधु के करीब जाकर उसकी आंखों में झांक कर बोलती है, तो देख बुढ़े, मेरी आंखों में तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। साधु जब उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें डर से फटी रह जाती है, जैसे कि उसने बहुत ही भयानक और खतरनाक मंजर देखा हो। मंदिरा गुस्से में साधु का सारा खून चूस जाती है, जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद राघव का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट मंदिरा ने अपनी काली शक्ति से करवाया था, ताकि वो राघव को यहाँ से लेकर चली जाए और राघव इस केस से दूर हो जाए। आखिर साधु ने मंदिरा की आंखों में ऐसा क्या देख लिया था? क्या था मंदिरा का मकसद? उसने मालिक से क्या वादा किया है और मालिक ने उसको क्या वरदान दिया था? यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।